नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर की अकाउंटेंसी स्टार्ट करने वाले हैं और जो बुक है उसका नाम है वित्तीय लेखांकन एवं निर्णय। ये आरबीडी की बुक है, वित्तीय लेखांकन एवं निर्णय। आज का हमारा टॉपिक है बीमा संबंधी दावे। इंश्योरेंस क्लेम्स। इंश्योरेंस के बारे में हम सब जानते हैं सामान्यतया। इंश्योरेंस दो प्रकार की होती है। बीमा जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जीवन बीमा, एक सामान्य बीमा। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जीवन बीमा किसी व्यक्ति के जीवन के संबंध में करवाया जाने वाला बीमा है। बीमित व्यक्ति अगर जब जीवन बीमा करवाया जाता है तो अगर बीमित व्यक्ति की जो बीमा अवधि है उस दौरान अगर मृत्यु हो जाए तो बीमित व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को जो है बीमा की राशि दे दी जाती है। जीवन बीमा एक किसी निश्चित समयावधि के लिए करवाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जीवन बीमा 20 वर्ष की अवधि के लिए करवाया गया है, तो अगर इन 20 वर्षों के दौरान अगर बीमित की मृत्यु हो जाती है तो जो बीमित के परिवार के सदस्य हैं उनको बीमा पॉलिसी की राशि जो है दे दी जाती है। और अगर बीमित की मृत्यु नहीं होती और जो समयावधि पूरी हो जाती है तो परिपक्वता पे, मैच्योरिटी पे जो बीमा पॉलिसी की राशि है वो बीमित को बोनस सहित दे दी जाती है। तो जीवन बीमा जो है वो जीवन के प्रति सुरक्षा है और जो बीमित है वो अपने परिवार के सदस्यों की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी कि आर्थिक सुरक्षा के लिए बीमा करवाता है। पहला कारण तो है कि आर्थिक सुरक्षा, और दूसरा जो है जीवन बीमा करवाने के पीछे उद्देश्य है वो है विनियोग। 20 साल तक की अवधि के लिए बीमा करवा लिया, हर साल प्रीमियम जमा करवाया जा रहा है और 20 वर्ष की अवधि पूरी होने पर जो है बीमा पॉलिसी की राशि एक मुश्त प्राप्त हो जाती है बोनस सहित, यानी कि जो बीमा पॉलिसी की राशि है उसमें कुछ बोनस भी मिलता है साथ ही साथ। तो ये एक प्रकार का विनियोग भी है। तो जीवन बीमा करवाने के पीछे एक तो परिवार के सदस्यों की आर्थिक सुरक्षा और दूसरा जो है विनियोग, ये दो उद्देश्य होते हैं। हम अगर बात करें सामान्य बीमा की तो सामान्य बीमा सामान्यतया 1 वर्ष की अवधि के लिए करवाया जाता है और ये बीमा जो है बीमित अपनी वस्तुओं, संपत्तियों आदि के लिए करवाता है। जीवन बीमा जो है बीमित के स्वयं के जीवन के लिए होता है और जो सामान्य बीमा वो बीमित की वस्तुओं या संपत्तियों के लिए करवाया जाने वाला बीमा है। सामान्य बीमा एक प्रकार का क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है। क्षतिपूर्ति का अनुबंध यानी कि जिस अवधि के लिए सामान्य बीमा करवाया गया है उस अवधि के दौरान अगर बीमित की वस्तुओं, संपत्तियों को किसी भी प्रकार की हानि हो जाती है तो उस हानि की पूर्ति कर दी जाती है, उस क्षति की पूर्ति कर दी जाती है। सामान्य अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है और इसमें एक साथ ही प्रीमियम जमा करवा दिया जाता है और उस 1 वर्ष के दौरान अगर बीमित की संपत्तियों या वस्तुओं को किसी प्रकार की क्षति होती है तो बीमा कंपनी द्वारा बीमित द्वारा दावा किया जाता है जो बीमा के संबंध में और बीमा कंपनी द्वारा जो है उसकी क्षति की पूर्ति कर दी जाती है। क्षतिपूर्ति जो है वो वास्तविक हानि से कभी भी ज्यादा राशि की नहीं की जाती। हम यहाँ पे समझते हैं, मान लीजिए कि जो बीमित है उसने 1 लाख रुपए का बीमा करवा रखा है।
अपनी किसी भी संपत्ति के संबंध में उसने सामान्य बीमा करवा रखा है 1 लाख रुपए का, और अगर किसी भी कारण से आग से, बाढ़ से, भूकंप से या चोरी की वजह से जो उसको संपत्ति की हानि होती है, जो नुकसान होता है, वो हुआ है 60,000 रुपये का। 60,000 रुपये की संपत्ति की उसको हानि हुई और जो बीमा करवा रखा है वो करवा रखा है 1 लाख रुपये का। तो इस स्थिति में जो वास्तविक हानि की राशि है 60,000 रुपये, वास्तविक हानि की राशि तक की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि बीमा 1 लाख रुपये का करवा रखा है और अगर उसको किसी प्रकार का नुकसान होता है तो बीमा कंपनी पर वो 1 लाख रुपये का क्लेम करेगा और 1 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। वास्तविक हानि तक की ही क्षतिपूर्ति की जाती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख रुपये का बीमा करवाया गया है और जो वास्तविक हानि की राशि है वो 1,20,000 है। ये है बीमित राशि और ये है हानि की राशि। तो अगर हानि अगर 1,20,000 रुपये की हुई है, बीमा 1 लाख रुपये का करवा रखा है, उस स्थिति में औसत वाक्य लागू होता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अब आज हम इस टॉपिक में सामान्य बीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बीमा संबंधी दावे हैं वो सामान्य बीमा से संबंधित हैं। तो हम बात कर रहे थे सामान्य बीमा की। तो एक व्यवसाय को अपनी जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए सामान्य बीमा करवा लेना चाहिए। जो व्यवसाय में जो स्टॉक है, जो संपत्तियां हैं, उनका इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत अच्छा लाभ कमाया जा रहा है, व्यवसाय की ख्याति बहुत अच्छी है, लेकिन अगर अचानक किसी दिन किसी भी प्राकृतिक आपदा से या चोरी से, आग, बाढ़, भूकंप आदि किसी कारण से अगर जो है उसको नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की भरपाई करनी मुश्किल हो जाती है। लेनदार हैं और बैंक है, वित्तीय संस्थाएं जो हैं वो आकर खड़े हो जाते हैं और व्यापार को पुनर्स्थापित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और कई स्थितियों में तो कई बार तो ऐसा होता है कि व्यवसाय को बंद करना पड़ जाता है और व्यवसाय का दिवालिया निकल जाता है। लेकिन अगर व्यवसायी ने अपने माल का और संपत्तियों के संबंध में अगर बीमा करवा रखा है तो हो सकता है कुछ समय के लिए उसका जो व्यापार है वो सामान्य स्थिति से असामान्य स्थिति में चला जाए, बाधा आ जाए कुछ समय के लिए। लेकिन जब बीमा कंपनी को दावा किया जाता है और बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हो जाती है, तब वो कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद में वापस सामान्य स्थिति में आ सकता है। तो हम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सामान्य बीमा की। और जब व्यवसायी ने अपने माल का या संपत्तियों का बीमा करवा रखा होता है और अगर आग, बाढ़ या भूकंप या अन्य किसी प्राकृतिक कारण से अगर नुकसान हो जाता है, तब जो है वो जो व्यवसायी है किस प्रकार बीमा के संबंध में दावे करता है और किस प्रकार वो दावे की राशि की गणना की जाएगी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टॉक की हानि की। पहला है स्टॉक की हानि का बीमा। अगर आग लगने से, बाढ़ से या अन्य किसी कारण से अगर स्टॉक की हानि हो जाती है तो उसकी हानि की राशि की गणना कैसे की जाएगी और किस प्रकार से फिर जो है दावा किया जाता है। तो अगर वर्ष के दौरान किसी दिन आग लगने से, बाढ़ से स्टॉक की हानि हो जाती है, तब ये कैसे पता लगाया जाए कि कितने रुपए का माल जो है जलकर नष्ट हुआ है या कितने रुपए की जो है स्टॉक की हानि हुई है। तो अगर व्यवसाय द्वारा स्टॉक के जो है उचित और विस्तृत अगर लेखे रखे जाते हैं, अगर दैनिक तौर पर उनको अपडेट किया जाता है, अगर व्यवसाय के पास स्टॉक के अद्यतन लेखे हैं, तो क्या हो सकता है कि लेखों से जो है वास्तविक हानि का पता लगाया जा सकता है। जिस दिन आग लगी है उस दिन का जो है स्टॉक के लेखे चेक किए जा सकते हैं और उनके आधार पर वास्तविक हानि का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यवसाय द्वारा जो है स्टॉक के लेखे नहीं रखे जाते, या फिर जब आग लग जाती है गोदाम या दुकान में, तो जो लेखे रखे गए थे वो भी साथ में जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो उस स्थिति में कि जब लेखे नहीं रखे जा रहे या फिर जो लेखे रखे गए थे वो भी साथ में जलकर नष्ट हो गए हैं, तब जो है स्टॉक की हानि का पता कैसे लगाया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये तो है कि वर्ष के दौरान किसी दिन, वर्ष के बीच में किसी एक दिन आग लगने से
हानि हुई है। तो क्या किया जाएगा, जो है अनुमानित स्टॉक के मूल्य का निर्धारण। अब हमको एक अनुमानित स्टॉक का मूल्य निर्धारित करना पड़ेगा, एक अनुमानित मूल्य स्टॉक का वो ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए क्या किया जाएगा कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हम वर्ष के प्रारंभ में जो स्टॉक रखा था वो हम ले लेते हैं कि वर्ष की शुरुआत में इतना स्टॉक था व्यवसाय के पास। अब जो वर्ष के प्रारंभ से लेकर आग लगने की तिथि तक जो भी माल का क्रय किया गया वो परचेज, यहाँ पे उस परचेज की वैल्यू हम ले लेंगे। परचेज हो सकता है कि जो माल क्रय किया गया है उसके कई उपयोग किए गए हों, तो वो हम परचेज की वैल्यू में से निकाल देंगे। अगर माल खरीदा और उसमें से अगर रिटर्न कर दिया कुछ माल, अगर परचेज रिटर्न कर दिया तो उसको हम लेस कर देंगे। अगर खरीदे गए माल में से कुछ डोनेशंस या फिर चैरिटी दे दी गई तो वो भी हम लेस कर देंगे। अगर क्रय किए गए माल में से अगर ड्राइंग्स की गई हो, यानी कि जो है पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर माल निकाल लिया गया हो तो वो भी हम परचेज में से लेस कर देते हैं। तो ऐसे जो अन्य उपयोग है क्रय किए गए माल में से वो लेस करने के बाद जो शुद्ध क्रय की राशि वो हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक में। तो ओपनिंग स्टॉक में शुद्ध क्रय की राशि जोड़ दी जाएगी, जो नेट परचेज है वो राशि हम जोड़ देंगे। तो वर्ष के शुरू में ओपनिंग स्टॉक था, फिर वर्ष के प्रारंभ से लेकर आग लगने की तिथि तक का जो परचेज है, जो क्रय किया गया माल है, वो उसमें ऐड कर देंगे। और अगर क्रय में से कोई अन्य उपयोग किए गए हैं, जैसे परचेज रिटर्न है, डोनेशन चैरिटी है, ड्राइंग्स है, वो हम परचेज में से लेस कर देते हैं और जो नेट परचेज की राशि है वो हम ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करने के बाद ये जो स्टॉक है ये हमारे पास पूरे गत वर्ष में था, वर्ष के शुरू से लेकर आग लगने की तिथि तक। ये जो परचेज है हम लेंगे अप टू डेट ऑफ फायर, आग लगने की तिथि तक। ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर दिया, ये जो माल का मूल्य है ये है आग लगने की तिथि तक का कुल माल जो स्टॉक के रूप में पड़ा है। अब इसमें से हम लेस करेंगे जितना माल बिक चुका है, सेल्स इसमें से लेस करेंगे। लेकिन विक्रय मूल्य इसमें से लेस करना, घटाया जाना उचित नहीं होता, क्योंकि विक्रय में प्रॉफिट भी शामिल रहता है। ये माल जो है, टोटल माल जो है वो लागत मूल्य पर है, तो हमको वस्तु के बेचे गए माल की लागत ही इसमें से घटानी होगी, ना कि विक्रय मूल्य, यानी बिक्री नहीं घटा सकते इसमें से। तो हम क्या करेंगे, हम बेचे गए माल की लागत, जो माल हमने बेचा है वर्ष के प्रारंभ से लेकर आग लगने की तिथि तक, उस माल का लागत मूल्य हमको लेस करना होगा। तो माल का लागत मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट, सेल्स में से ग्रोस प्रॉफिट हम लेस कर देंगे। तो जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बेचे गए माल की लागत ज्ञात हो जाती है। तो जो हमारे पास कुल स्टॉक था उसमें से बेचे गए माल की लागत हमने लेस कर दी, यानी टोटल स्टॉक में से इतना माल का मूल्य, इतने मूल्य का माल हमने बेच दिया। तो जो अंत में बचता है वो बचता है आग लगने की तिथि को स्टॉक का मूल्य।
ये हो गया एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ हायर, या फिर इसको क्लोजिंग स्टॉक भी कह सकते हैं ऑन डेट ऑफ हायर। इस तरीके से हम जो है अनुमानित स्टॉक का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब सवाल हल करेंगे तो इन सारी मदों को हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे, क्योंकि स्टॉक की मद ट्रेडिंग अकाउंट में ही होती है। तो जो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, जो सेल्स है, ये सारी चीजें हम ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से ट्रेडिंग अकाउंट में इन सब मदों को रखेंगे और एक जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। तो सवाल हम जब करेंगे तब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है याददाश्त के लिए बना रहे हैं। जो साल के अंत में जो बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, वो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है। लेकिन अगर साल के बीच में अगर किसी मद का पता लगाने के लिए अगर कोई अकाउंट बनाया जाता है तो उसको मेमोरेंडम कहते हैं। तो यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे हम। particulars amount ओपनिंग स्टॉक, जो ट्रेडिंग अकाउंट की मदें हैं वही यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। तो ओपनिंग स्टॉक जो भी वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेज में से हम लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, डोनेशंस, चैरिटी, ड्रॉइंग्स, ये लेस करने के बाद जो नेट परचेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ दिखा देंगे सेल्स, और सेल्स में से लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। तो ये जो है नेट सेल्स आ जाएगा। नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, और क्लोजिंग स्टॉक लिख देने के बाद अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो ग्रॉस लॉस होता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन में हमको जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, लेकिन यहां पर हमको क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमको ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दी हुई होगी, नहीं तो हमको क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट की रेट ज्ञात करनी होगी क्वेश्चन हल करते समय। या तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेट क्वेश्चन में दी हुई होगी, नहीं तो जो पिछले 3 वर्ष या 5 वर्षों की औसत के आधार पर हम सकल लाभ की दर ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट हमको दिया हुआ होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम ज्ञात करेंगे सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी से। तो सेल्स पर जो है सकल लाभ की दर से हम ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात कर लेंगे। अब जो डिफरेंस अमाउंट है, जो डेबिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक या फिर
एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जो अनुमानित मूल्य है आग लगने की तिथि को, जो स्टॉक का अनुमानित मूल्य है तो स्टॉक का अनुमानित मूल्य। हमने क्या किया, जो अनुमानित मूल्य ज्ञात करने के लिए, स्टॉक का अनुमानित मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, परचेज दी होती है, या परचेज में से कुछ जो माल का जो उपयोग किया होता है वो भी दिया होता है, तो परचेज में से वो हम माइनस कर देते हैं। फिर जो नेट परचेज है वो हम ऐड कर देते हैं। हमको ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स दी हुई होती है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ होता है। तो जो अगर क्रेडिट साइड का जो है टोटल ज़्यादा है डेबिट से तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट से ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम आग लगने की तिथि को स्टॉक का अनुमानित मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, मतलब वर्ष के दौरान जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो हमको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ होगा, हमको क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करना होगा, यानी कि आग लगने की तिथि को जो स्टॉक था उसका मूल्य ज्ञात करना होगा। तो उस स्थिति में हमको ग्रॉस प्रॉफिट ज्ञात करना होगा। तो या तो जो ग्रॉस प्रॉफिट की दर है, जो सकल लाभ की दर है, वो क्वेश्चन में दी हुई होगी, नहीं तो हमको क्वेश्चन में से सकल लाभ की दर निकालनी पड़ेगी 3 या 5 वर्षों के औसत के आधार पर, या फिर पिछले वर्ष का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो डेबिट साइड के टोटल में से जब क्रेडिट साइड का टोटल यानी कि सेल्स माइनस करने पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आएगा। और यही जो स्टॉक है वो आग लगने की तिथि को गोदाम में या दुकान में व्यवसायी के पास रखा है। अब ऐसा हो सकता है कि ये जो स्टॉक है ये पूरा का पूरा जलकर नष्ट हो गया हो, तब तो लॉस ऑफ स्टॉक है, जो स्टॉक की हानि है वो इस राशि के बराबर होगा। या फिर हो सकता है कि जब आग लगी तो कुछ माल बचा लिया गया हो, कुछ मूल्य का माल बचा लिया गया हो। उस स्थिति में लॉस ऑफ स्टॉक कैसे ज्ञात करेंगे? तो लॉस ऑफ स्टॉक है, स्टॉक की हानि है, लॉस ऑफ स्टॉक, एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जो हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ज्ञात किया था। इसमें से अगर पूरा का पूरा माल जलकर नष्ट हो गया है तो यही राशि हमारी आग से हानि की, लॉस ऑफ स्टॉक की राशि होगी। लेकिन अगर आग से लगने पर कुछ माल अगर बचा लिया गया हो, कुछ स्टॉक अगर बचा लिया गया हो, तो उसको हम कहते हैं सेल्वेज स्टॉक, बचाए गए माल का मूल्य। तो सेल्वेज स्टॉक इसमें से लेस है। टोटल स्टॉक आग लगने की तिथि को जो टोटल स्टॉक था पड़ा था उसमें से अगर कुछ स्टॉक बचा लिया गया है तो जो बैलेंसिंग फिगर है यानी जो बची हुई राशि है ये माल जलकर नष्ट हो गया होगा। लॉस ऑफ स्टॉक इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। इसके संबंध में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। ये जो चैप्टर है बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक जो है वित्तीय लेखांकन एवं निर्णय, उसका चौथा चैप्टर है ये, और जो क्वेश्चन है वो है 4.39 पेज पर पहला क्वेश्चन। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनमें पहला क्वेश्चन है, लिखा 31 अक्टूबर 2018 को मैसर्स हरमिंदर तेल उद्योग नागपुर के गोदाम में आग लग गई। निम्नलिखित आंकड़ों से दावा योग्य राशि निर्धारित कीजिए। यानी जो लॉस ऑफ स्टॉक है इसी राशि का दावा किया जाएगा। जो माल की हानि हुई है इसी राशि का हम दावा करेंगे। तो दावा योग्य राशि अभी तक के लिए जितना हमने पढ़ा है अभी तक के लिए हमको ये समझना है कि दावा योग्य राशि, लॉस ऑफ स्टॉक की राशि दावा योग्य राशि होती है। तो इस क्वेश्चन में हमको दावा योग्य राशि ज्ञात करनी है, यानी लॉस ऑफ स्टॉक की राशि ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन है, बिक्री दी गई है 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक की बिक्री दी गई है, यानी कि आग लगने की तिथि जो थी 31 अक्टूबर थी।
1 जनवरी से 31 अक्टूबर 18 तक की सेल्स दी हुई है। सेल्स है 32 लाख रुपए, और परचेज दिया हुआ है 1 जनवरी से 1 जनवरी 18 से 31 अक्टूबर 18 तक का परचेज दिया हुआ है। परचेज है 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपए का परचेज है, 32 लाख रुपए की बिक्री की गई आग लगने की तिथि तक। आग लगी 31 अक्टूबर को, और 1 जनवरी से अगर ये आंकड़े दिए गए हैं तो जो इस व्यवसाय का जो वर्ष है वो कैलेंडर वर्ष है, जनवरी से दिसंबर तक का। 31 दिसंबर 2017 को हस्तगत स्टॉक 5,90,000 रुपये था। जो स्टॉक इन हैंड था, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2017 है 5,90,000 रुपये। सकल लाभ की दर दे रखी है, सकल लाभ की दर रेट ऑफ जीपी है 30%। बचा हुआ स्टॉक जो सेल्वेज स्टॉक है वो है 75,000 रुपये। हमने बात की थी कि हो सकता है कि जो स्टॉक के रूप में माल रखा था वो पूरा का पूरा जलकर नष्ट हो गया हो, या फिर कुछ माल बचा लिया गया हो आग से। तो ये वही माल का मूल्य है 75,000, सेल्वेज स्टॉक। बचाए गए माल का मूल्य है 75,000 रुपये। दावे की राशि की गणना करनी है, तो हमको ये देखना है कि कितने माल का नुकसान हुआ। सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आग लगने की तिथि को 31 अक्टूबर को गोदाम में कितना माल रखा हुआ है। उसके लिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए नहीं बना रहे कि ट्रेडिंग अकाउंट साल के अंत में बनाया जाता है, और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट केवल याददाश्त के लिए बनाया जा रहा है, अनुमानित स्टॉक की राशि ज्ञात करने के लिए। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी 18 to 31 अक्टूबर 2018। अमाउंट के कॉलम स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2017। हमारा साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2018 से, यानी 31 दिसंबर 2017 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वही 1 जनवरी 2018 को ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है वो है 5,90,000 रुपये। 1 जनवरी 2018 से 31 अक्टूबर 2018 तक का परचेज है 21 लाख रुपए। तो परचेजेज है वो है 21 लाख रुपए। सेल्स दी हुई है, आग लगने की तिथि तक की बिक्री दी हुई है, सेल्स है 32 लाख रुपए। ज्ञात करना है हमको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमको ज्ञात करना है। अब क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करने के लिए ग्रोस प्रॉफिट हमको ज्ञात करना होगा, और ग्रोस प्रॉफिट की रेट ऑफ जीपी यहां पर दी हुई है 30%। लाख का 30% जो है ग्रोस प्रॉफिट होगा, तो 3,20,000 और 9,60,000 जो है
वो है ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करना है, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, हमने बात की थी कि जो डेबिट साइड है उसके टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल हम माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आ जाएगा एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो इसका टोटल कर लेंगे और इसके टोटल में से 30,60,000 और ये 36,50,000 का टोटल आ रहा है। 36,50,000 के टोटल में से अगर 32 लाख रुपया माइनस किया तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 4,50,000। तो जो 4,50,000 रुपये है वो आग लगने की तिथि को, यानी कि 31 अक्टूबर को आग लगी है। आग लगने की तिथि को जो हमारे पास, जो व्यवसाय के पास गोदाम में जो माल रखा था वो था 4,50,000 रुपये का। तो क्वेश्चन में दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ कि पूरा का पूरा माल जलकर नष्ट हो गया। अगर पूरा का पूरा माल जलकर नष्ट हो जाता तब लॉस ऑफ स्टॉक होता, या फिर दावे की राशि होती 4,50,000 रुपये की। लेकिन यहाँ पर कुछ माल आग से बचा लिया गया है, उसका मूल्य है 75,000। तो लॉस ऑफ स्टॉक ज्ञात करना पड़ेगा। तो लॉस ऑफ स्टॉक की राशि है एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, जो कि है 4,50,000 रुपये, लेस कर देंगे सैलवेज स्टॉक। बचाए गए माल का मूल्य है 4,50,000 में से 75,000 का माल बचा लिया था, तो जो लॉस ऑफ स्टॉक है वो है 3,75,000 रुपये का। और यही हमारी दावे की राशि कहलाएगी। यहाँ तक हमको यही समझना है, एक बार दावे की राशि गणना अलग प्रकार से की जाती है, लेकिन आज के लिए हम यही समझेंगे कि जो लॉस ऑफ स्टॉक है वही राशि दावे की राशि कहलाती है। मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।